का विषय भाषा है, लेकिन भाषा के शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने के लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। इसलिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी भाषा को 3 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है: व्याकरण खंड, रचना खंड और साहित्य खंड। व्याकरण खंड के अंतर्गत बहुत से व्याकरण के जो नियम हैं वो आते हैं। उन नियमों के अंतर्गत चाहे वचन हो, लिंग हो या प्रत्यय, उपसर्ग, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पालन करना होता है भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने के लिए, जानने के लिए। उसके बाद रचनाएँ आती हैं जिसमें लेखक और कवि आते हैं, उनकी रचनाएँ होती हैं, पत्र पत्रिकाएँ होती हैं। साहित्य में शब्द अर्थ सहितऊ साहित्यम होता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे से होड़ करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वहाँ साहित्य की रचना होती है। और साहित्य में गद्य और पद्य दोनों आते हैं। अब आता है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को जानते और समझते हैं। इस प्रकार हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन और जो भाषा अपने देश में होती है उसके स्थानीय या क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं उन्हें विभिन्न बोलियों के रूप में जाना जाता है। विभिन्न बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। हर प्रांत की अलग अलग बोलियां हैं और भाषा के बहुत से विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, लेकिन भाषा की परिभाषा इतनी आसान नहीं है जितनी लोग बता देते हैं। विद्वानों के बताने में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उसमें उन लोगों ने बताया है कि भाषा में विचार विनिमय होता है, यादृच्छिक होती है, रूढ़िवादी होती है, परंपरागत होती है। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बताना। संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष शब्द का मतलब होता है प्रकट करना। इस प्रकार हम मनोभावों को प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से। आगे चल कर के भाषा को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचारों को जानते हैं भाषा के माध्यम से। लेकिन अब उसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि भाषा की ध्वनि क्या होती है। अन्य देशों में और अपने देश के भाषा के ध्वनियों में अंतर होता है, फिर भी अपने देश की भाषा सबके लिए जानने की आवश्यकता होती है। हमारे देश की भाषा हिंदी है। हिंदी में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को जानते और समझते हैं। इस प्रकार भाषा के 3 रूप हमारे यहाँ माने गए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुख से बोल करके दूसरों तक पहुँचाना, अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना और दूसरों के विचारों को पढ़कर, सुनकर जानना। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिख करके अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़ करके जानते और समझते हैं। तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा इशारे या संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन कभी कभी उन इशारों का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, इसलिए वह सांकेतिक भाषा अमान्य है। इसके बाद आता है जो हमारे भाषा है। भाषा के लिखने के तरीके भी होते हैं। हर भाषा के अपने अपने लिखने के तरीके हैं। उस तरीके को ही भाषा की लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और इसी प्रकार इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन। भाषा के कथित और लिखित रूपों को
विभिन्न रूपों से हम प्रकट करते हैं, और बोलकर चाहे लिखकर। आगे चल कर के ही बोली भाषा जो है क्षेत्रीय बोली के रूप में ग्रहण की जाती है, और क्षेत्रीय बोलियां हर प्रांत की हमारे देश में अलग अलग होती हैं। ये बोलियां परिनिश्चित बोलियां भी होती हैं, राष्ट्रभाषा भी होती है। परिनिश्चित भाषा का मतलब है शुद्ध शुद्ध वाणी में बोली जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मातृभाषा बच्चे जिस परिवार में पैदा होते हैं उन पर अपने परिवार के पूर्वजों या बड़े लोगों की बातें सुनते सुनते उनको अपनी मातृभाषा आ जाती है, उसमें वो बोलने लगते हैं। मातृभाषा बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अन्य भाषाओं को बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है मातृभाषा अपने माता पिता से ही ग्रहण कर लेता है। उसमें व्याकरण की शुद्धि की आवश्यकता लाने की नहीं होती है। और प्रादेशिक भाषा, जो भाषा एक देश में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं, और अगर वही भाषा अन्य देशों में भी बोली जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है। जैसे भारत देश में हिंदी बोली जाती है, लेकिन इंग्लैंड में और अमेरिका में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है, क्योंकि दो देशों में बोली जाती है, और अंग्रेजी भाषा भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में भी प्रयोग की जाती है। राजभाषा के रूप में हिंदुस्तान में या भारत में अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों का प्रयोग किया जाता है। और मानक भाषा आती है। मानक भाषा में जो रूप विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई थी, अब फिर नए रूप से विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें बहुत से शब्द आए हैं। जैसे गई लिखा गया है, गई का मानक रूप है गई। ठंड का मानक रूप है ठंड। अंत का मानक रूप है अंत, और ख का मानक रूप है ख। कल का विषय होगा संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के भेद और उनके बारे में बताऊंगा। अगला, धन्यवाद।